पीएचडी न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अस्पताल, स्कूल, भवन और सड़क निर्माण शामिल। चंडीगढ़ में इंडस्ट्री लेबर फ्रेंडली काउंसिल की बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। राज्य को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जालंधर में लोक मिलनी कार्यक्रम में लोगों से सीधे मुलाकात की। बोले, हम लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। सबके दरमियान हंसती मुस्कुराती निकिता चली गई। अंबाला में नशे में धुत पुलिस वाले की बेकाबू कार ने छीन ली परिवार की खुशियां। पंजाब के मोगा में मजदूरों पर फायरिंग। बब्बिहा गैंग ने बिहार, यूपी के लोगों को दी धमकी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह समारोह दिल्ली के विकास को नई गति देने की दिशा में एक बेहद जरूरी कदम बताया जा रहा है। रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं का आगाज किया, जिनमें नए अस्पताल, स्कूल, भवन और सड़क निर्माण शामिल हैं। इन परियोजनाओं से दिल्ली वासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी और दिल्ली का विकास हो सकेगा। पर मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि सरकार को बने हुए मात्र 357 दिन हुए हैं, पर इन 357 दिन में हमने वर्षों से अटके हुए, लटके हुए और भटके हुए कामों को सिरे चढ़ाने की कोशिश की है। और विकास कार्यों की दृष्टि से सालों से यहाँ की गलियां, यहाँ के नाले, यहाँ के पार्क, यहाँ की दरो दीवार इंतजार करती रही कि कब कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आएगा और हमारा विकास होगा, हमारा जीर्णोद्धार होगा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने निर्माण मजदूरों को सशक्त बनाने और राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की गति देने के मकसद से कई पहल की घोषणाएं की, ऐलान किया। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक बड़े जन कार्यक्रम में उन्होंने पंजीकृत निर्माण मजदूरों के 15,706 बच्चों की शिक्षा सहायता के लिए 12.5 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खातों में सीधी ट्रांसफर की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गांव में नवनिर्मित पंचायत भवनों का भी उद्घाटन किया और 37 गांवों में 59 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 134 करोड़ है, जिससे ग्रामीण दिल्ली में आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं को बल मिलेगा। एक शानदार समय है ये, जब आप कॉलेज में हैं। यहां से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करके निकलेंगे तो एक अलग दुनिया में जाएंगे। तो आज इस दिन को सेलिब्रेट करें, इस लम्हों को एंजॉय करें और ये पूरा समय, जितने समय आप कॉलेज में रहें, कुछ नया सोचें, कुछ नया करें। इसीलिए आज का ये प्रोग्राम आप सबके लिए एंजॉय करें। भजन, क्लबिंग। थैंक यू सो मच। लोकसभा में राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से जोड़ा तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको जवाब भी दिया। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग ठांडा ने कहा, हरदीप पुरी अब मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए उन्हें कैबिनेट से निकाल दें। देखिए, देश लंबे समय से ये बात कर रहा था कि मोदी सरकार के ऊपर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के कुछ ऐसे राज हैं जिनका दबाव है। हरदीप पुरी जी ने कल सबसे पहले सिर बाहर निकाला। हरदीप पुरी जी ने कहा कि हाँ, मैं मिला तो था, पर डेलीगेशन के तौर पे 3-4 बार एप्स्टीन से मिला था। आज हमने यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के जो रिलीज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पे आज हमने ये बिल्कुल बिना किसी शक शुबा के ये स्पष्ट कर दिया है कि हरदीप पुरी जी पर्सनल कैपेसिटी में
एक बीजेपी के सीनियर नेता होने के बावजूद वो एप्स्टीन से कई बार मिले, कम से कम 5 या 6 मीटिंग्स के वेरिफिकेशन उनसे होता है। और जिस तरीके का एप्स्टीन के साथ उनका रिलेशनशिप था वो बहुत कैजुअल था, वो फॉर्मल नहीं था कि किसी डेलीगेशन में कोई टाइम मांग के किसी तरीके से मिले हों। वो बहुत कैजुअल रिलेशनशिप था और वो बार बार 14 से लेकर 17 तक, मंत्री बनने से ठीक पहले तक वो लगातार मिलते रहे, उनसे काम कराते रहे, उनको अपने काम की रिपोर्ट देते रहे। हमारा सवाल स्पष्ट है कि क्या इसी लॉबिंग, क्या इसी लाइजनिंग के आधार पे हरदीप पुरी जी को 2017 में मंत्री बनाया गया मोदी जी की सरकार में? और क्या हरदीप पुरी जी ने जिस तरह से झूठ बोलने का प्रयास किया, ऐसे ही मोदी सरकार भी राज छुपा रही है और यूएस के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स को सीज रखते हुए उसको जारी न करने के एवज में ट्रेड डील में भारत माता का सौदा कर लिया गया है? ये सवाल पूरे देश के मन में इस वक्त है। हरदीप पुरी जी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या मोदी जी को उनको मंत्री पद से हटा के इस बात की जांच करानी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो यौन शोषण का आरोपी 8-9 में रह चुका है, जिसके ऊपर इतने घिनौने आरोप हैं, उसके साथ बीजेपी के सीनियर लीडर मंत्री बनने से ठीक पहले तक लगातार मुलाकात क्यों कर रहे थे, क्या लॉबी कर रहे थे? दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्र सिंह और बीजेपी विधायक अशोक गोयल ने दिल्ली बजट को विकास का रोडमैप बताया है। केंद्रीय बजट में दिल्ली को जो राशि मिली है उसको लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। रविंद्र सिंह ने कहा कि 2025-26 जो बजट है, यूनियन बजट और दिल्ली का बजट, वो तमाम तबकों के लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही उन्होंने जिक्र किया हमारी सरकार ने अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं किया और हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। परियोजनाओं की बात क्यों, आज हमने लगभग 114 करोड़ की परियोजनाओं का, लगभग 76 परियोजनाओं का अनावरण किया। वो ऐसे लाभ है कि, और ऐसी परियोजना है, पहले की पूर्ववर्ती सरकार थी जिन्होंने इन परियोजनाओं के लिए केवल 65 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने सभी अपने विधायकों को, पार्षदों को, यहाँ तक कि बस्तियों में भी सीधा संवाद कर बजट के लिए कहा गया कि जितना भी बजट लगे पर दलित बस्तियों का उत्थान होना जरूरी है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री का कोटि अभिनंदन करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले 1 वर्ष में हर विधानसभा का ध्यान रखा है, हर ज़रूरत का ध्यान रखा है, तो मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। ये वाली सड़क जिस पर हम खड़े हैं, ये वर्षों से टूटी पड़ी थी। इसके लिए SC/ST मंत्रालय ने पहला बजट यहाँ पर पास किया, जिसका मोल टाउन विधानसभा के लोगों को बड़ा लाभ होगा। इसके साथ वाली जो सड़क है जो कि चंद्रावल को जा रही है, उसमें भी करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है, उसका भी उद्घाटन हम कर चुके हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की सदारत में, उनकी अध्यक्षता में चंडीगढ़ में इंडस्ट्री लेबर फ्रेंडली काउंसिल की एक अहम बैठक मुनक्किद की गई। बैठक में उद्योग और श्रमिकों के बीच बेहतर समन्वय कायम करने और औद्योगिक विकास को गति देने, दोनों विषयों पर तफसीली चर्चा की गई। हरियाणा सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा करते हुए निवेशकों को, यानी जो इन्वेस्टर्स आएंगे, उनको ये विश्वास दिलाने की कोशिश और विश्वास जीतने के लिए नीतिगत सुधार कर रही है। बैठक में श्रम कानूनों को सरल बनाने और कौशल विकास पर खास तौर पर तवज्जो देने के लिए बातचीत की गई। ये कदम राज्य को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज जो जलंधर निवास पर आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम में लोगों से सीधे तौर पर मुलाकात की। उन्होंने जनता की शिकायतें सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही उनकी समस्याओं को हल करवाने के आदेश भी जारी किए और समस्याओं का निपटारा भी करवाया। सीएम ने कहा कि सरकार का जनता के प्रति कर्तव्य निभाना उनकी प्राथमिकता है। हम लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करने देंगे। उन्होंने हर मुश्किल के समाधान के लिए अपने वचन को दोहराया। स्थानीय निवासियों ने इस मौके पर जमीन, बिजली, पानी जैसी दिक्कतों का जिक्र सीएम भगवंत मान के सामने किया, जिनका फौरी तौर पर हल किया गया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने फाजिल्का जिले के अबोहर में नशे के खिलाफ जागरूकता रैली की क़यादत की। जो दूसरी लगातार दिन ये रैली आयोजित यहां पर हुई है। ये रैली नशा मुक्त पंजाब अभियान का हिस्सा है, जिसमें राज्यपाल ने मुकामी लोग, एनसीसी कैडेट्स और सामाजिक संगठनों के साथ पैदल मार्च निकाला। ये अभियान
फाजिल्का, फिरोजपुर और तरनतारन में 4 दिवसीय पैदल यात्रा यानी इस अभियान का यह हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 8 फरवरी को हुई। राज्यपाल ने गांव सुरक्षा समितियों से भी मुलाकात की और 1971 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विपक्षी नेताओं के बहिष्कार के बावजूद रैली में बीजेपी नेता और स्थानीय निवासी भी शामिल रहे। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। देखो क्या है कि पंजाब में बहुत बहादुर लोग हैं यहाँ के, लेकिन नशा जो है हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। और जो हमारा पड़ोसी देश वो जानता है कि लड़ कर के हम भारत को काबू नहीं कर सकते, तो यहाँ के नौजवानों को कमज़ोर किया जाए उसका प्रयत्न है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता को साथ में जोड़ करके जनता इस आंदोलन को करेगी तो सफलता मिलेगी। ट्रेड यूनियनों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में जिले में पनबस कर्मियों और विभिन्न विभाग के स्थायी कर्मचारियों ने बुधवार को हड़ताल की। भारत बंद के आह्वान का व्यापक असर परिवहन और स्कूल सेवाओं पर देखने को मिला। पंजाब रोडवेज, पनबस, पीआरटीसी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन और बाकी जो संगठन हैं उन्होंने चक्का जाम किया। तकरीबन 80% सरकारी बसें सड़कों पर नहीं चल पाई। केवल नियमित कर्मचारियों के द्वारा सीमित बसें चलाई गई। पूरे दिन सरकारी बस सेवा मुतासिर रही और मुसाफिरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासतौर पर खवातीन, स्टूडेंट्स और दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों को निजी बसों या दीगर रास्तों का सहारा लेना पड़ा। बस स्टैंड पर यूनियन से जुड़े कारकुनान जमा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। वैसे परेशानी तो बहुत होती है जी, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है सर। सुबह से खड़ा 9 बजे से मैंने हिमाचल के लिए बस लेनी है, लेकिन कोई बस नहीं मिल रही यहाँ पर। कहाँ से अभी आए? मैं लुधियाना से अभी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं जाना सुजानपुर, हिमाचल प्रदेश। यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बेसिकली ट्रेवलिंग कर रहा बंदा तो परेशान हो रहा बहुत ज़्यादा। बहुत सारे काम होते हैं घर में, बहुत परेशानी हो रही है यार। बस नहीं मिल रही है। सुबह से चल रहे हैं, 8 बजे से तुरे हैं, 1-2 बज गए अभी। तो क्या दिक्कत, देखते हैं हम क्या करेंगे। हम घर तो गाँव तो जाना ही अपने। हिमाचल जाना हमको तो दिक्कत ही है। बाहर जाएंगे बस लेंगे, कहीं पता करेंगे कहाँ से बस जा रही है। हमने जाना तलवाड़ा की साइड आगे, पठानकोट के लिए। क्या कहना, परेशानी है। देखते हैं कहीं टेम्पू लेंगे, बाहर चौक में मिलेगा बस तो जाएंगे। फरवरी 2026 में केंद्र सरकार की जो श्रम नीति आई हैं उसको विरोध को लेकर आज देश भर में भारत बंद का आह्वान ऐलान किया गया। इसका असर पंजाब में भी देखने को मिला। इस हड़ताल का मकसद देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने लोगों को आगे किया, जिनमें किसान शामिल हैं। छात्र और युवा संगठनों का भी समर्थन इस भारत बंद को मिला है। तस्वीरें फिलहाल स्क्रीन पर आप अमृतसर की देख पा रहे हैं, जहां पर यूनियंस का यह कहना है कि सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है और कॉरपोरेट सेक्टर के हित में यानी पक्ष में है। पंजाब के अमृतसर में भी केंद्र सरकार के नए श्रम कानून के खिलाफ ट्रेड यूनियन ने जमकर प्रोटेस्ट किया है। मोदी ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੋਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਖੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और मुकम्मल तैयारी के साथ वो विधानसभा में उतरेंगे। अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस हरियाणा में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेगी और आगामी चुनावों या विधानसभा सत्रों में लंबित मुद्दों को उठाएगी। हुड्डा की दिल्ली बैठक में किसानों, बेरोजगारी और विकास कार्यों पर चर्चा हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने की हिदायत भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी जारी की गई है। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है हरियाणा के अंदर और पूरी तैयारी से हम जाएंगे। पिछले दिनों 6 तारीख को नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में नई दिल्ली में मीटिंग हुई थी और उन्होंने सबसे कहा है कि आप जहां अपने हल्के से जुड़े इशू उठाएं। आज प्रदेश में अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी सुरक्षा मिले, इन इशू को लेकर, धान घोटाले को लेकर, आपके शराब घोटाले को लेकर, इन सब इशू पे हम चर्चा करेंगे और विशेष रूप से
मुख्यमंत्री जी से पूछा जाएगा कि आप पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करने गए थे, हरियाणा प्रदेश के हितों को आपने कमजोर किया। क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमारी हक में आया हुआ है तो उसके बाद हमें टेबल पे बात करना, मुझे लगता है कि इनकी राजनीतिक मजबूरी होगी पंजाब को देखते हुए, और हरियाणा के हितों की बलि चढ़ाई जा रही है। हरियाणा के अंबाला शहर में एक भयानक सड़क हादसे में 22 साल की लड़की की मौत हो गई। नशे में धुत एक पुलिस अधिकारी ने कार से उससे टक्कर मार दी। गुस्साए लोगों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारी को पुलिस के हवाले कर दिया। अधिकारी शराब पिए हुए था। ऐसी बातें भी अब निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि एक पुलिस अफसर की लापरवाही ने उनकी हंसती मुस्कुराती निकिता को उनकी जिंदगी से छीन लिया है। निकिता ई रिक्शा में सवार होकर जा रही थी, तब पीछे से पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मारी। अंबाला के काली पलटन पुल के नजदीक नशे में धुत पुलिसकर्मी ने अपनी गाड़ी से पहले एक ई रिक्शा को टक्कर मारी और फिर रिक्शा से गिरी लड़की पर गाड़ी चढ़ा दी। उसके बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने नशे में धुत पुलिसकर्मी को पुलिस के हवाले किया। हालांकि मौके पर ही निकिता ने दम तोड़ दिया। पंजाब के मोगा में अज्ञात हमलावरों ने मजदूरों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 मजदूर जख्मी हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। इस वारदात के बाद बम्बिहा गैंग के मेंबर्स ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया, जिसमें बिहार और यूपी के मजदूर जो पंजाब जाकर खेतीबाड़ी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनको धमकी दी गई है। एसएचओ गुरप्रीत सिंह के मुताबिक 3 हमलावर इस वारदात में शामिल थे। पुलिस आरोपियों का वायरल पोस्ट और वीडियो की तहकीकात कर रही है। इस घटना के बाद प्रवासी मजदूरों के बीच खौफ और भय का माहौल है। ज्यादातर खेतों में काम करने के लिए यूपी, बिहार और आसपास के इलाकों से पंजाब पहुंचते हैं और उनका जीना फिलहाल यहां पर दूभर हो गया है। सरकार से अब प्रवासी मजदूर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के बताए जा रहे हैं। ਅਸੀਂ प्रशासन और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ प्रवासी चाहे कोई मोगा में है या पंजाब में किसी भी कोने में, उनकी जो है कि सुरक्षा को जो है कि ध्यान में रख के उन्होंने जो है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। उस परिवार के साथ हम जो इस समय खड़े हैं दुख की घड़ी में, लेकिन अगर मैं ये सरकार से भी और यहाँ के साहब से भी, एसएसपी और डीसी साहब से विनती कर दें उनकी जितनी हो सके हेल्प किया जाए। तो सर बहुत हमारे प्रवासियों के लिए बहुत निर्दलीय है सर, इसलिए हम यही मांग करेंगे सरकार से और प्रशासन से कि जो प्रवासियों के ऊपर हमला कर रहे हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से क्राइम की वारदात लगातार बढ़ती नजर आ रही है। राजधानी में एक बार फिर नाबालिगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक 17 साला नौजवान की चाकू से घोंदकर उसकी हत्या कर दी। बवाना की जेजे कॉलोनी का यह मामला है। बुधवार रात आधा दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने 17 साल के नौजवान को झंडा चौक पर घेरकर पहले पीटा और फिर चाकुओं से ताबड़तोड़ उस पर वार किए। अस्पताल में नौजवान को मुर्दा करार दिया गया। पुलिस अब तेजी से कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिग समेत 7 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस हत्या में इस्तेमाल 4 चाकू भी बरामद कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि मृतक किशोर और हमलावर आपस में एक दूसरे को जानते थे, याराना और दोस्ती भी थी। फोन करके ही उसे बुलाया गया था। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में दुश्मनी वहां पर हुई। इसको लेकर मर्डर की यह पूरी वारदात अंजाम दी गई। एमएलसी रिपोर्ट में मृतक की छाती और शरीर के दूसरे हिस्सों पर चाकू के कई जानलेवा घावों का भी जिक्र है। पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। मेरा नाम बानो है। क्या हुआ? कोई कुछ नहीं, मेरा बच्चा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। कल गया फिर आया नहीं। हम बोला कि जा जरा सा देख के आऊँ, तो तुरंत में इतने में बोला कि तुम्हारे पोते को तो मार दिया। मैंने बोला मेरा पोता तो कुछ किया ही नहीं है किसी का कुछ, कैसे मार दिया, क्यों मारा? फिर चाची दौड़ी भी गई और देखो खून में लथपथ है, उसके आशा के दम तोड़ दिया। हाँ, कोई गलती नहीं, मेरा बच्चा कोई गलती नहीं की। कुल्हाड़ी मारा, चाकू मारा पेट में, फिर भी आके अपनी चाची के पास गिरा। हाँ, एक लड़का था उसके साथ छोटा सा,
कि इसकी मैं क्या बचाता, मैं छोटा सा तो हूँ, रात को आके बोल रहा था, मेरे सामने ही मारा। कोई लड़ाई झगड़ा कहाँ, मेरा बच्चा लड़ाई करता, वो इससे लड़ाई करता। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में NH9 पर MCD टोल के पास विनोद नगर डिपो के सामने तेज रफ्तार से आ रही एक कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में कुल 5 लोग सवार थे। रफ्तार इतनी तेज थी कि हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जो बाकी 3 हैं वो बेहद जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही गाजीपुर थाने की पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। क्राइम टीम ने मौका वारदात का जायजा लिया और फोटोग्राफी के साथ जरूरी सबूत भी वहां से इकट्ठा किए। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए LBS मोर्चरी भेज दिया गया है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जाएगी। UN की रिपोर्ट में लाल किले के ब्लास्ट में पाकिस्तान का नाम आने पर बीजेपी सांसद दामोदर दास अग्रवाल ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय इस विषय को बारीकी से देख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उसके साथ ही बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और दिनेश शर्मा ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। सपा सांसद राजीव राय ने बीजेपी पर खूब प्रहार किया। सुनिए संसद के बाहर की इस बयानबाजी को। गृह मंत्रालय इस विषय को बहुत बारीकी से देख रहा है। भारत की सरकार मुस्तैद है, वास्तविकता का पता लगाकर वाजिब कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। निशिकांत दुबे जिसके संस्कार पुत्र हो, जिसके रोल मॉडल हो, जिसके प्रमुख वक्ता हो, जिस पार्टी का संकट मोचक हो, वो पार्टी कुछ भी कर सकती है। समर्पण कर दीजिएगा। तो आज तक ये समर्पण क्यों नहीं हुआ था? राहुल गांधी जिस प्रकार से अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के साथ कहते हैं हम ऑथेंटिकेट करते हैं। पिछले बार भी जो उन्होंने कागज दिया उस पर अपना दस्तखत नहीं किया। जो बुक छपी नहीं है उसके बारे में हम अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जो भी संसदीय परंपराओं के अंतर्गत विकल्प होते हैं हर दल उसको अपनाता है, जिसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जो व्यवहार कांग्रेस का है, जो व्यवहार इनका है नेता प्रतिपक्ष का, वो अमर्यादित है, असंसदीय है। अशिष्ट भाषाओं के साथ साथ जो शब्दों का भी चयन है, जो विषय का भी चयन है, लगता है कि 2013 के अपने शासनकाल में अभी तक वो अटके हैं। रोज नया प्रश्न लाते हैं और पुरानी गलतियों पे अटक कर उसका समापन होकर फिर नए विषय की। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखिए मुंसिफ टीवी की अगली पेशकश, बड़ी खबर।